घनत्व कम होता है। हाँ मानेंगे तो ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है, हम लोग को नॉर्मली अगर हम लोग पहले देखे हैं घनत्व के बारे में अगर, तो हम लोग क्या देखे हैं कि ठोस का ज़्यादा होता है, ठीक है, उससे कम होता है लिक्विड का और उससे कम होता है गैस का। लेकिन पानी के मामला में जब आते हैं तो ये चीज़ उल्टा हो जाता है। पानी के मामला में क्या रहता है अपने पास कि जो बर्फ़ का घनत्व है, बर्फ़ का जो घनत्व है वो क्या होता है, कम होता है। किससे? पानी से। इससे होता क्या है कि मान लेते हैं कि जैसे कि देखो समुद्र है, ठीक है, तो समुद्र में जब ठंडा होने लगेगा और बर्फ़ बनने लगेगा, बर्फ़ कब बनता है, कितना डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पे? हाँ 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हैं तो बर्फ़ पानी में बदलता है, और 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है तो पानी बर्फ़ में बदलने लगता है, ठीक है। तो और जैसे ही बर्फ़ में बदलता है तो उसका जो क्या बोलते हैं घनत्व है वो पानी से कम हो जाता है। इसकी वजह से बर्फ़ पानी में क्या करने लगता है, तैरने लगता है, और बर्फ़ पूरा कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है पानी पे, और नीचे पानी रह जाता है। इससे क्या फ़ायदा हुआ बताओ? इससे क्या फ़ायदा हुआ, पानी बर्फ़ को ऊपर आ जाने से क्या फ़ायदा हुआ? नहीं ना, ये फ़ायदा हुआ, मान लो कि समुद्र में बहुत सारा जीव जंतु रहता है, ज़मीन के तल में बहुत सारा का घर रहता है। अगर ये बर्फ़ घनत्व ज़्यादा हो जाता तो ये बर्फ़ कहाँ जाके गिरता है, समुद्र के तल में। और फिर क्या होता, सब मर जाता जीव जंतु, फिर उन लोग का सब घर ख़त्म हो जाता। तो ये यहाँ पे प्रकृति ने ऐसा इतना बढ़िया व्यवस्था किया है कि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो बर्फ़ का घनत्व, बाकी सब चीज़ का घनत्व ठोस का ज़्यादा होता है, लेकिन पानी एक ऐसा चीज़ है जिसका घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे मतलब कि ठोस बनने पे कम हो जाता है। और वो ज़्यादा नहीं, मतलब कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस या कुछ के बीच में रहता है, कम होता है। यानी कि बर्फ़ कैसे कैसे बढ़ेगा, अगर बर्फ़ बढ़ता है ना तो धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है बर्फ़। ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते आ रहा है समुद्र से, ऐसा नहीं ना होगा। नहीं होगा, जितना भी बर्फ़ बनेगा वो ऊपर चला जाएगा, जितना भी बर्फ़ बनेगा वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि घनत्व तो कम होके हो जाएगा और तैरते तैरते ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ ठोस लगता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है कि तुम लोग चेक कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि पानी में बर्फ़ डाल देंगे ऊपर तैरेगा। हाँ दे, देखेगा लोग कि ऐसे ही करता है लोग उधर, कहीं कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखेगा लोग तो देखेगा कि बर्फ़ पे चल रहा है, लोग समुद्र के ऊपर बर्फ़ बन गया, बर्फ़ पे खेल रहा है लोग। हाँ उसमें खोद के, उसको खोद के उसमें से मछली मार के निकालता है बाहर। तो ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में लोगों को समझ में नहीं आता है, पता था कि नहीं है। हाँ तो इतना हम लोग को पता रहना चाहिए ये चीज़, क्योंकि ये पानी के क्यों कम होता है और उससे क्या फ़ायदा है हम लोग को नेचर में। तो नेचर इतना अच्छा से व्यवस्था करके रखा है तभी हम लोग जी पाते हैं, नहीं तो नहीं जी सकते थे। हाँ पॉपुलर क्वेश्चन है एकदम ये, बस समझ में आना चाहिए, नहीं तो आदमी कन्फ्यूज रहता है कि होता क्या है इसमें, क्यों पहले हो जाता है कम। ये नहीं सोचना है कि क्यों कम होता है तो उसके बारे में हम लोग क्यों बाद में कभी ज़रूरत देखेंगे तो उसमें देखेंगे, और ये समझ में आ जाता है कि कम हो जाता है उसका। लेकिन ये नहीं कि हमेशा कम होता रहता है, बस 0 से लेके -4 के बीच में थोड़ा सा कम होता है, इसके बाद फिर से ठोस के उसका बढ़ जाता है, ठीक है ना, घनत्व। हाँ अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, एक ये बात हो गया संपीड़िता का, कि संपीड़िता किसका ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा गैस का। हाँ जगह है, जो जगह का बात कर रहे थे संपीड़न, तो किस में ज़्यादा संपीड़न होता है, गैस में, क्योंकि में जो स्पेस होता है अणु के बीच में वो सबसे ज़्यादा होता है, तो दबाएंगे तो वो उसमें कम थोड़ा सा हो जाएगा, तो जब ज़्यादा पहले से स्पेस है तो दबा के उसका स्पेस घटाया जा सकता है। लेकिन ठोस में क्या होता है कि पहले से ही बहुत पास पास रहता है तो उसको और ज़्यादा हम लोग नहीं दबा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लेकिन कुछ कुछ रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, ठोस की द्रव की गैस क्या मानेंगे रबड़ बैंड को? ठोसे मानेंगे, लेकिन बोल रहा है कि ठोस, इसका आकार हम लोग बदल सकते हैं खींच के, फिर भी आप इसको ठोस क्यों मान रहे हैं? ठोस का परिभाषा पढ़े थे लोग, जिसका आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है।
मतलब ये रहता है कि ये बहुत ऊपर वाला ये गुण है, सबसे नीचे अंदर वाला ये गुण नहीं है। बात ये है, रबर बैंड का जो आकार है ऊपर से बदल रहा है, लेकिन अंदर में जो उसका गुण है, जो ठोस एकदम पास पास रहने वाला ऐसा लिक्विड नहीं है। लिक्विड के लिए क्या चाहिए कि वो अपने से बह जाए, अपने से बह के, मतलब कि लिक्विड का मेन परिभाषा क्या होता है, आकार बदलना। वो जिस बर्तन में रखते हैं उसके तरह आयतन बदल रख लेता है। और रबर बैंड तो ऐसा नहीं है ना कि किसी चीज़ में डालेंगे तो उसके जैसा आयतन रख लेगा। हाँ, इसलिए ऐसा इसको नहीं लेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हो? तब बदलेगा, हाँ, अपने आप नहीं बदलेगा, ये नहीं कि जिसमें रख दिए उसमें इसी हो गया। अब देखो एक चीज़ ये भी होता है अपना, क्या बोलते हैं कि इसके ठोस, द्रव और गैस, ये सब के बीच में एक पतला लाइन है। थोड़ा समय के बाद ये सब आपस में लगता है कि मिलने लगता है, नहीं मिलने लगता है। इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हम कहना चाह रहे हैं कि ठोस, द्रव और गैस सबके बीच में एक आपस में थोड़ा सा एक लाइन है, वो भी पतला लाइन है, सीमा रेखा जिसको बोलते हैं। कि एक समय के बाद जब हो गया कि हाँ बल अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो ठीक है ठोस है, थोड़ा सा कम हुआ तो लिक्विड में भेज दिए, वहीं थोड़ा सा और कम हो गया तो किस में भेज दिए, गैस में भेज दिए, लेकिन बल तो वही है कि नहीं। तो ये कब सीमा रेखा पार हो जाता है पता नहीं चलता है, तो इसलिए आदमी को थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन में आ जाता है कि क्यों है, कैसे है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में क्या बोले, क्वेश्चन नंबर बी में फिर कन्फ्यूजन देने की कोशिश कर रहा है कि नमक तो वैसा होता है कि जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार रख लेता है। डिब्बा में रखेंगे तो डिब्बा जैसा बन जाएगा, और कुछ बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी जैसा बन जाएगा नमक। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि उसको ठोस क्यों बोलते हैं हम? हाँ, नमक थोड़ी ना बनता है, नमक का एक कण नहीं है, वो नमक का पूरा समूह है, ठीक है। हाँ, पत्थर भी डाल देंगे तो हो जाएगा। तो उससे हम लोग को मतलब नहीं है, मतलब ये है जो चीज़ की समझ में आना चाहिए। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि बाह्य बल, अत्यधिक बल लगाने पे यह टूट सकता है, नमक या इससे क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है। तो मेन वो है यहाँ पे कि क्रिस्टल का आकार बदलना चाहिए, ठीक है। क्रिस्टल किसको बोलते हैं? क्रिस्टल, क्रिस्टल कुछ अणु का समूह होता है, ठीक है। कुछ अणुओं का जो समूह हो गया, अणु या फिर परमाणु, उसके समूह को क्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये स्पंज वाला भी देख लेना कि स्पंज दबाने पे दब जाता है, लेकिन वो क्या होता है कि बीच में उसमें बहुत सारा स्पेस रहता है बाहरी, लेकिन है वो ठोस ही। अब देखो लोग यहाँ पे लिक्विड के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लिक्विड क्या होता है। हाँ बोलो। जिसमें द्रव भी मिला रहेगा और जिसमें द्रव और ठोस दोनों मिलकर बना हो, इसको मतलब कि एक प्रकार से, ऐसे तो उसको मिश्रण भी नहीं कह सकते हैं, इसका तो अगर कुछ अलग नाम होता होगा तो ये हमको याद नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर कुछ दिमाग में कुछ अलग चल रहा है तो उसको बताओ, अगर हमें को याद पड़ जाएगा शब्द तो हम फिर उसको बताते हैं। अच्छा, नहीं तो उसको अभी छोड़ दो, द्रव और ठोस को तब वैसे कुछ नहीं बोलते हैं, मिला के रखे हैं तो अलग अलग है तो है, ठीक है। हमको नहीं लगता है कुछ अलग बोलते हैं उसको। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ठोस और द्रव विसरण, विसरण किसको बोलते हैं? हाँ, सही बात। होता क्या है कि जो एक मतलब कि द्रव है, जैसे कि क्या होता है यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर हमारे पास द्रव है तो द्रव में क्या चीज़ मिल के चल चल सकता है। अगर द्रव में हम लोग नमक डाल दिए, डाल सकते हैं ना, तो नमक क्या होगा, पूरा द्रव में घुल जाएगा पूरा पानी में। तो बोलेंगे कि नमक का कण पूरा पानी में मिश्रित हो गया, और एक जगह से दूसरा जगह गया कैसे, विसरण कर करके। होता क्या है, क्या बोल रहे हो? हाँ, उसके मॉलिक्यूल से मिल गया, क्योंकि हम लोग को पता है कि द्रव जो है उसके बीच में भी, मतलब कि अणुओं के बीच में स्पेस है, जगह है। और नमक जब टूटेगा तो उसमें का भी क्रिस्टल बनेगा, छोटा छोटा अणु, तो पानी के अणु में जाके मिल जाएगा बीच में, ठीक है। तो ऐसा इसका कॉन्फ़िगरेशन चलता है कि द्रव में जो है वो आके मिल जाता है अणु,
ये चीज़ समझ में आना चाहिए हम लोग को, इसी को बोलते हैं कि विसरण होता है। ठीक है। और ठोस ही नहीं मिल सकता है, द्रव में द्रव भी मिल सकता है कि नहीं। हाँ, तो लेकिन ठोस में ठोस नहीं मिल सकता है। हाँ, द्रव में ठोस मिल सकता है, क्योंकि द्रव में ठोस क्या मिलेगा, मतलब कि द्रव में है एक प्रकार से जो ठोस है वो टूट टूट के उसके अगल बगल चला जाता है, तो इसीलिए तो बोला गया है कि ठोस और द्रव दोनों का मिश्रण होता है किस में, द्रव में। गैस जो होता है गैस भी जो होता है वो भी हवा में जल में घुल जाता है। ठीक है। क्यों घुलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो भी है अपना जीव जंतु पानी में रह रहा है तो उन लोग को ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, पानी में ही तो मिलता है ना। पानी में मिल के, हाँ पानी में मिल के उसमें चला जाता है, फिर जीव जंतु क्या करता है, पानी में से उसको ऑक्सीजन निकालता है। उन लोग के पास ऐसा सिस्टम है, जो मछली के पास या किसी के पास, कि वो पानी में से पानी खींचती है और उसमें से फिर ऑक्सीजन निकाल के पानी बाहर कर देती है। ठीक है। हाँ, तो ऐसे उन लोग के पास होता है ये चीज़। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जीव जंतु के निर्धारण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ये बुक पढ़ना लोग धीरे धीरे, तब तुम लोग को पता चलेगा। यही बोल रहा है कि सभी जीवधारी जीवन निर्वहन के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु भी जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण ही श्वास ले पाते हैं। इसलिए इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस और द्रव में मतलब कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। समझ में आ गया ना, कि जो द्रव होता है उसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण हो सकता है। हाँ, ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए। और ठोस की अपेक्षा, हाँ बोलो क्या। नहीं, सब ठोस नहीं मिलेगा। जो ठोस टूट सकता है, जिसका बल थोड़ा सा कम रहेगा, कि पानी के द्वारा कुछ कारण होता है उसका भी चलते, मतलब कारण बाद में पढ़ने को मिलेगा किस कारण से टूटता है। जो आयनिक ठोस होता है, जिस ठोस में आयनिक गुण रहता है वही ठोस टूटता है। मतलब आयनिक में आयनिक ठोस टूटता है, उसके बारे में बाद में पता चलेगा, जब आगे थोड़ा सा पढ़ाएंगे ना, तो अगर आएगा तो वहाँ बताएंगे कि कौन सा ठोस टूट सकता है, कौन सा ठोस नहीं टूट सकता है। ठीक है। हाँ, तीसरा चैप्टर में आएगा, तो जब आएगा तो उसको हम बताएंगे वहाँ पर। अभी उसके बारे में नहीं सोचते हैं, बस ये सोचना है कि हाँ कुछ टूट सकता है नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हम लोग पत्थर डाल दिए तो पत्थर नहीं टूटेगा पानी में, उसका मिश्रण नहीं होगा। नमक डाल दिए, चीनी डाल दिए, उसका मिश्रण हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है। अब ऐसा इसलिए होता है, अब देखो ठोस की अपेक्षा द्रव का मिश्रण क्या होता है, ठोस की अपेक्षा द्रव में मिश्रण दर अधिक होता है। क्यों होता है, ठोस में विसरण कम रहेगा, द्रव में विसरण ज़्यादा होता है। क्योंकि द्रव की अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से ज़्यादा गति करता है। कल पढ़े हैं लोग, द्रव में गति ज़्यादा रहता है, उससे भी ज़्यादा गति रहता है गैस में। तो सबसे ज़्यादा विसरण आसानी से किस में होगा, गैस में होगा। उससे कम होगा किस में, द्रव में, और सबसे कम रहेगा ठोस में। ठीक है, होगा ही नहीं एक प्रकार से। तो ये चीज़ अपना था यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था तो ये हम लोग को मालूम है कि जो भी अपना गुब्बारा वगैरह रहता है, ये तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं लोग, बहुत ज़्यादा लोग, कि ये अपना सुई लेते हैं लोग और नीचे से जो उसका है बंद कर देते हैं और ऊपर से दबाते हैं, है कि नहीं, कंप्रेशन करके, कि कितना गैस दब रहा है। ये गैस का कौन सा नियम दिखा रहा है, वही संपीड़न वाला। कि बहुत ये पूरा जो पहले पहले हम लोग भरे, पूरा में गैस भरा हुआ है, ऊपर से दबा रहे हैं पिस्टन, गैस कम होते जा रहा है, हो रहा है ना। हाँ, वो क्या करता है कि पूरा, वो तो ऐसे करता है, मतलब उन लोग का मेन क्या रहता है, उन लोग का देखो बता दे रहे हैं, याद पड़ गया तो। वो लोग क्या करता है कि जैसे कि नीडल हो गया, ठीक है, तो ये जो भी अपना है उन लोग क्या करता है यहाँ से, कि इसमें से दवा लेगा लेगा ना, दवा लेके दवा भर लेगा। तो इसके बाद नीडल को उल्टा करता है। क्यों उल्टा करता है, ऐसे उल्टा चेक करता है लोग, करता है कि नहीं करता है। हाँ, हवा ऊपर आ जाए, क्योंकि घनत्व तो किसका ज़्यादा रहेगा, हवा का कि द्रव का, द्रव का ज़्यादा रहेगा। तो जैसे ही उल्टा करेगा तो क्या होगा, द्रव नीचे आ जाएगा और हवा ऊपर चला जाएगा। और फिर उसको धीरे 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 क्या करता है, इसको इधर से दबाता है कि द्रव जो है कहाँ तक पहुँच जाए, ऊपरी पॉइंट तक पहुँच जाए। और उसमें, हाँ उसमें ठोकता भी है कि जो भी ये पानी है वो ऊपर जाके एकदम ख़त्म हो जाए, ताकि इसमें कोई भी क्या नहीं बचे, हवा का एक भी कण नहीं बचना चाहिए, हवा वाला मॉलिक्यूल नहीं बचना चाहिए। क्योंकि जब वो फिर, हाँ, हम्म, हाँ क्योंकि हवा जो है वो
शुद्ध तो रहता नहीं है बाहर से, हम लोग को ऑक्सीजन केवल चाहिए, और इसमें सब चीज़ मिला हुआ है। ऑक्सीजन लेने का काम कौन करेगा? बाद में तुम लोग को बायोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। अंदर हम लोग सांस सब हवा का लेते हैं, यहाँ पे हवा मिश्रित है, सब चीज़ का सांस लेते हैं, लेकिन फेफड़ा में जाने के बाद क्या होता है कि अपना जो सिस्टम है वो ऑक्सीजन को चूज कर लेगा, और ऑक्सीजन को चूज करके लेके जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ होता है हम लोग का यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे हमने ठोस द्रव रिक्त स्थान ये हो गया, कंप्रेशन भी देख लिए लोग। हाँ, अब एक चीज़ अब हम लोग और देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहा है, ये दोनों चीज़ पढ़ लेना लोग। ये पता ही है तुम लोग को कि एलपीजी क्या होता है और सीएनजी क्या होता है, ठीक है। एलपीजी होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो अब देखो इसमें होता क्या है, ये चीज़ को हम लोग को जानना यहाँ पर ज़रूरी है। हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और घर में हम लोग खाना बनाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहन में भी हम लोग सीएनजी का यूज करते हैं। संपीड़ित अधिक होने के कारण गैस को अत्यधिक आयतन से एक कम आयतन वाले में क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है ना। हाँ, अब देखना इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे तुम लोग को दिखा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कि ये पता चल रहा है कि हम लोग का संपीड़न ज़्यादा होता है गैस में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा गैस को दबा दबा के एक छोटा सा सिलेंडर में भर देते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? बदल सकता है, ये तो हम लोग को मालूम है। ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, ये तो जा सकता है ना। हाँ, द्रव में बदल जाता है, वही बात है। अब बताओ मतलब कौन कौन सा कारण है जिसके वजह से कोई चीज़ अपना अवस्था बदल सकता है, क्या क्या के द्वारा, ये बताओ क्या क्या कारण है जिसके द्वारा, मतलब कि अवस्था, तापमान के कारण, हाँ, और यही हमारा मतलब था। क्या क्या फैक्टर है जो तापमान बदलता है, जो मतलब कि अवस्था बदलता है। दूसरा, वाष्पित नहीं, वाष्पित तो प्रक्रिया है जो तापमान के बदलने की वजह से होता है। वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है जो तापमान बदलने की वजह से होता है, वाष्पीकरण के कारण नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। कि वाष्पीकरण में आदमी द्रव से गैस में जाता है, लेकिन वाष्पीकरण हो किसकी वजह से रहा है, तापमान की वजह से, है कि नहीं। और दूसरा कारण बताओ। अभी तो बता रहे थे, उसमें जो हम लोग सिलेंडर में गैस भरते हैं तो वो किस फॉर्मेट में रहता है, द्रव के रूप में रहता है, गैस के फॉर्मेट में, द्रव के रूप में रहता है। और उसको जब हम लोग खोलते हैं तो किस फॉर्मेट में निकलता है, गैस के फॉर्मेट में, प्रेशर लगा के, हाँ, दाब। दाब दूसरा कारण है जिसके वजह से वो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का अवस्था बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना चीज़ हो गया यहाँ पे, तापमान और दाब। मेनली तुम लोग को दो चीज़ याद रखना है, एक वॉल्यूम भी होता है, आयतन। तो आयतन भी एक प्रकार से दाब को ही बताता है, कि आयतन कम करते हैं तो दाब ही बढ़ता है एक प्रकार से, ठीक है। तो उसके बारे में ध्यान नहीं देंगे, तो मेनली दो चीज़ को ध्यान रखना। हाँ बोलो। हम्म, तो क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि बदलने के लिए जब टेम्परेचर, तुम ही सोचो, टेम्परेचर कम कर ज़्यादा कर रहा है तो पानी गैस में बदल रहा है, और वही टेम्परेचर फिर घटा रहा है तो फिर से वो भाप पानी में नहीं बदल जाएगा। तो ये सब जो प्रक्रिया है ना, भौतिक प्रक्रिया, एक प्रकार से रिवर्सिबल होता है, कि अगर उसको उल्टा प्रक्रिया कर देंगे ना तो फिर से वापस अपना उसी अवस्था में आ जाएगा, मूल अवस्था में आ जाएगा। रासायनिक प्रक्रिया मूल अवस्था में नहीं आता है, जिस अवस्था में चला गया चला गया, उसमें बहुत दिक्कत होता है मूल अवस्था में लाने में। लेकिन भौतिक में आसानी से वापस आ सकता है, ठीक है।
ये चीज़ को ध्यान देना होता है हम लोग को। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखाया गया है तापमान परिवर्तन का प्रभाव होता है ना, कि तापमान जैसे जैसे परिवर्तित करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है कि आप बर्फ़ रखिए और बर्फ़ को देखते रहिए यहाँ पे, तो तुम देखेगा कि जैसे ही 0 डिग्री पे पहुँचेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें तुम गर्म करते रहेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी जाने पे भी मतलब कि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। जब तक इसमें बर्फ़ रहेगा तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कब बढ़ेगा? जब सारा का सारा बर्फ़ क्या बन जाए? पानी। हाँ, बोलो। तो ये अभिक्रिया रहता है, ठीक है ना, कि यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग बढ़ा पा रहे हैं। तो अगर जब तक यहाँ पे थर्मामीटर में टेम्परेचर देखेंगे, जब तक इसमें बर्फ़ का टुकड़ा रहेगा तब तक 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। जब पूरा बर्फ़ पानी बन जाएगा तब 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाना चालू करेगा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके रुक जाएगा कुछ समय के लिए। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा, मतलब कि पानी भाप बनने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? ये गलनांक और ये क्वथनांक दोनों चीज़ अपना याद रखना होता है। अब देखो गलनांक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा बात लिखा हुआ है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को क्या करता है? दर्शाता है। जिस ठोस का कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा उसका गलनांक भी बहुत क्या होगा? बोलो लोग, ज़्यादा होगा। गलनांक में हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ? हाँ, देखो क्या होता है, अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ समझाते हैं तुम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को समझना। दोनों चीज़ बताते हैं, गलनांक और क्वथनांक। कल भी बताए हैं, आज भी फिर बता रहे हैं थोड़ा सा। गलनांक में क्या होता है, हम लोग को पता है कि गलनांक वो टेम्परेचर का पॉइंट है जिस पर द्रव से हम लोग किस में जाते हैं? द्रव से नहीं, उल्टा हो गया ना, ठोस से किस में जाते हैं? द्रव में जाते हैं। द्रव्य नहीं ना, द्रव में जाते हैं। तो हम लोग गलनांक वो पॉइंट है जिससे ठोस में से द्रव में जाते हैं। पानी के लिए अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो बर्फ़ से पानी में जाते हैं कितना डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ यहाँ पे ये कैसा रिएक्शन है? इस रिएक्शन को करने के लिए, मतलब कि बर्फ़ से पानी में जाने के लिए हम लोग को एनर्जी देना पड़ रहा है कि एनर्जी मिल रहा है? हाँ, ऊर्जा देना पड़ रहा है कि ऊर्जा मिल रहा है? कैसे? एग्जाम्पल बताओ, कैसे ऊर्जा दे रहे हैं, इसका कहाँ से पता चल रहा है? नहीं, गरम कर रहे हैं ना। गरम करने के लिए बर्फ़ से पानी में कैसे बदलेगा? गरम करना पड़ेगा, है कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाने का मीनिंग क्या होता है? गर्म करना ही तो होता है ना। तो नीचे से हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो बर्फ़ में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो बर्फ़ किस चीज़ में बदल रहा है? पानी में बदल रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बर्फ़ अकेले पानी में नहीं डाल रहा है, कुछ मतलब इधर से हम लोग को ऊष्मा देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है ना। तो ऊष्मा और बर्फ़ मिल के किस चीज़ में बदल जाता है? पानी में बदल जाता है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे भी कोई कोई लिखता है कि ऊष्मा देना पड़ता है बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए, एक प्रकार से ऊर्जा। अब वही चीज़ हो गया कि बर्फ़ में जो बल होता है अणु का बीच में, ठोस है तो बहुत ज़्यादा होता है, आसानी से टूटता नहीं है। तो हम लोग ऊष्मा दे के उसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं, ताकि तुम टूट के पानी में बदलो, उसका उसका ऊर्जा को कम करते हैं। तो ऊष्मा देंगे, उसको टूटेगा और फिर वो अपने अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो वही चीज़ इसमें होता है, वही चीज़ फिर पानी से गैस में भी जाने समय होता है। जब पानी से गैस में जाते हैं तो फिर हम लोग को ऊष्मा देना पड़ता है, हाँ, गर्म जाने के लिए। तो ये चीज़ समझना कि जिसमें भी ज़्यादा गतिज ऊर्जा आ रहा है तो हम लोग को ऊष्मा दे दे के उसको बढ़ा रहे हैं, और जब वहीं उल्टा होता है तो फिर ऊष्मा हम लोग को बाहर मिल जाता है। अगर पानी बर्फ़ में बदलेगा तो ऊष्मा बाहर निकल जाएगा वातावरण में, ठीक है। और अभी हम लोग बर्फ़ से जब पानी में जा रहे हैं तो वातावरण से ऊष्मा देना पड़ रहा है। ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखना है।
अब वही मान लेते हैं हमारे पास लोहा रहता है, और लोहा को भी पिघलाया जाता है, मालूम है ना। तो लोहा को पिघलाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो बल है वो बहुत ज़्यादा है इसका अणुओं के बीच का। वही पानी का कम था, बर्फ़ वाला। तो इसीलिए किसी का गलनांक ज़्यादा होगा, किसी का गलनांक कम होगा। जिसका गलनांक ज़्यादा, इसका मतलब उसका अणुओं का बीच का जो बल है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है। एक चीज़ ये याद रखना है तुम लोग को कि 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है, 273.16 केल्विन। हाँ ठीक है। क्या बोल रहे हो? नहीं, ज़रूरी उतना नहीं है, लेकिन जितना सटीक याद रहेगा उतना बढ़िया है। कम सटीक याद है तो 273 पे भी काम चल जाएगा, याद रखने का अपना है। ठीक है, हमको तो 273 याद रहता है, 0.6 तो हमको भी नहीं याद रहता है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लेकिन जब दिखता है तो एक बार ध्यान दे देंगे कि ठीक है 0.16 भी होता है, याद रखने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया। यहाँ पे भूल के भी केल्विन नहीं लगाना है, डिग्री केल्विन नहीं होता है, सिर्फ केल्विन होता है। ये यूनिट है, दोनों ही टेम्परेचर का यूनिट है। जैसे कि लंबाई का यूनिट होता है मीटर, वैसे ही टेम्परेचर को नापने के लिए यूनिट होता है सेल्सियस या फिर केल्विन। हम लोग का शरीर का टेम्परेचर कितना रहता है शायद 98 रहता है, 98 रहता है ना, 98 सेल्सियस। हाँ तो 98 रहता है, ये अपनी याद रखना है। हाँ सेल्सियस में। हाँ अब देखो उसी प्रकार से यहाँ पे देखो बोल रहा है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ना। हम बता रहे हैं ये कहाँ का बात हो गया, हम बता रहे हैं देखो यहाँ पे क्या, इस चीज़ को समझना है। ये सब कॉन्सेप्ट है जो कि समझ में आदमी को नहीं आता है। हमारे पास बर्फ़ है, बहुत सारा बर्फ़ है ना, बर्फ़ को हम पिघलाना चालू कर दिए। क्या करना चालू किए? पिघलाना चालू किए। पिघलाने के लिए हम लोग बर्फ़ को क्या करेंगे, नीचे से हीट देंगे, हीट देंगे ना। तो हीट देंगे तो किसी को लग सकता है कि इसका टेम्परेचर तुरंत बढ़ने लगेगा, धीरे 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 धीरे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहता है, नियत। कब तक नियत रहता है? जब तक कि पूरा बर्फ क्या नहीं बदल जाता है, पानी। तो वही बोल रहा है कि जब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो ऊर्जा ज़्यादा कहाँ है जब तापमान बढ़िए नहीं रहा है। हम क्या सोचेंगे कि अगर हम ऊष्मा दे रहे हैं तो तापमान बढ़ना चाहिए। कोई चीज़ को गर्म करते हैं तो गर्म हो जाता है कि उछन के रहता है, गर्म हो जाता है। और बर्फ़ के केस में क्या दिख रहा है कि गर्म नहीं हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है। ऐसा क्यों? ऊष्मा वो क्या हो रहा है वास्तव में, उस समय ऊष्मा का यूज हो रहा है किस चीज़ में? बर्फ़ को पानी में बदलने में, ठोस से द्रव में बदलने में। तो ये चीज़ को यहाँ बोलेंगे कि उस समय ऊष्मीय ऊर्जा क्या हो रही है, ठोस को द्रव में बदल रहा है। एक बार जैसे ही सारा का सारा ठोस द्रव बदल गया, फिर टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा पानी का। फिर बढ़ते 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 कहाँ पे जाके रुकेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाएगा। वहाँ पे तुम लोग को फिर से दिखेगा कि अरे अरे फिर से टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो उस समय क्या होता है, फिर से वाष्पित नहीं होता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा उसका। इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, कि हम लोग ऊष्मा का कहाँ पे किस चीज़ से यूज कर लेते थे। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गलने के प्रयोग। हाँ बोलो। नहीं कर सकता है, पानी को 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं कर सकता है। वही चीज़ होता है इंपॉर्टेंट चीज़। देखो जब याद पड़ा दिया तो तुमको हम बता दे रहे हैं। पानी का क्या होता है तुमको, अब पकने के लिए जब अगर हम लोग चावल को पका रहे हैं तो चावल को पकाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, मतलब कि भाप चाहिए कि पानी चाहिए? पानी। पानी का टेम्परेचर ज़्यादा रहना चाहिए, तभी पानी में ना खाना बनेगा। देखो चीज़ को अच्छे से समझना लोग, बहुत अच्छे से समझना लोग, तब जाकर समझ में आएगा, नहीं तो ये चीज़ कन्फ्यूजन में रहता है। दो एग्जाम्पल लेंगे, ज़मीन पे ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे पहाड़ पे एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन हम ज़मीन पे ही एग्जाम्पल लेते हैं। उससे तुम लोग को पहाड़ वाला भी क्लियर हो जाएगा। ज़मीन पे एक आदमी खाना बनाता है, ऐसे ही मान लेते हैं हम लोग के गांव में क्या रहता है, वो जो तसली रहता है, किस तसली बोलते हैं लोग ना, तसली में भी चावल बनाया जाता है। ये कैसा बन गया, ऐसे मान लेते हैं
और एक कुकर भी रहता है अपने पास। खाना किस में जल्दी पकता है? कुकर में। कम समय में पक जाता है। इसमें क्या लगता है? ज़्यादा समय लगता है पकने में। अब देखो होता क्या है, इसमें भी पानी डाल के चावल पकाते हैं और इसमें भी पानी डाल के चावल पकाते हैं, कुकर में भी, है ना। लेकिन होता क्या है कि कुकर में प्रेशर की वजह से किसी चीज़ का क्वथनांक बदल जाता है, बात ये समझो। हाँ, हीट तो दे ही रहे हैं लेकिन प्रेशर की वजह से क्वथनांक बदल जाता है। तो पानी का क्वथनांक यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। किसके किसके केस में? कुकर के केस में। और यहाँ पे हवा में तसली में बना रहे हैं तो इसमें कितना रहेगा पानी का क्वथनांक? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा पे वो क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। पानी गर्म। हाँ। हाँ, प्रेशर क्योंकि कम रहता है और इसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है। प्रेशर ज़्यादा रहने से इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब कि मान के चल रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 से ज़्यादा मान लेते हैं कि 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी कहाँ तक गर्म हो सकता है? 120 डिग्री सेल्सियस तक। 120 डिग्री सेल्सियस तक पानी भाप में नहीं बदलेगा क्योंकि उसका क्वथनांक, क्योंकि पानी भाप में कब बदलता है? क्वथनांक पर ना। द्रवणांक पर बर्फ जल में बदलता है, क्वथनांक पर पानी भाप में बदलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही यहाँ पे चीज़ बोल रहे हैं कि जब ये 120 डिग्री सेल्सियस हो गया तो मतलब कि पानी किस में ज़्यादा गर्म रहेगा? कुकर में ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और इसलिए ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसमें जल्दी पका देगा वो। दबाव भी है पानी और टेम्परेचर भी बढ़ गया। 120 डिग्री फिक्स नहीं बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं 100 से ज़्यादा हो जाएगा उसका क्वथनांक। वाष्प निकल नहीं पाएगा, प्रेशर उसमें ज़्यादा हो गया। हम बोल रहे हैं कि क्वथनांक प्रेशर पे डिपेंड करता है। बाहर में। हाँ बोलो। हाँ, एक जगह प्रेशर ज़्यादा बन गया अंदर में और प्रेशर को नहीं झेल पाएगा तो फिर ब्लास्ट करेगा। ये चीज़ रहता है। अब वही जब आदमी पहाड़ पे जाता है तो पहाड़ पे खाना बनाना में मुश्किल होता है क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे प्रेशर घट जाता है। ज़मीन पे प्रेशर एक बार रहता है, 1 ATM बोला जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। ज़मीन पे। कुकर में 1 ATM से ज़्यादा हो गया, पहाड़ पे जाएंगे ना तो 1 ATM से दबाव कम हो जाता है। सांस लेने में भी आदमी को दिक्कत होने लगता है पहाड़ पर। तो जब वहाँ पे जाते हैं लोग तो जब ये दिक्कत इतना होने लगता है तो वहाँ पे टेम्परेचर कम, उसमें जो उसका जो क्वथनांक है वो क्या हो जाता है हम लोग का? कम हो जाता है। तो मान के चल रहे हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस हो गया पहाड़ पर, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लिए। तो वहाँ पे क्या होगा? तुरंत पानी को जैसे ही गर्म करेंगे जल्दी किस चीज़ में बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा। 80 डिग्री सेल्सियस पे भाप में बदल जाएगा। तो खाना हम लोग अच्छे से पका नहीं पाएंगे। पानी उबलेगा नहीं तो खाना बनेगा कैसे? है कि नहीं? तो ये चीज़ रहता है कि कुकर में ज़्यादा जल्दी बनता है, पहाड़ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और ज़मीन पे हम लोग को तो पता ही है जितना है उतना, है कि नहीं? ये चीज़ था हम लोग का यहाँ पे। तो वही बोल रहा है तापमान नहीं बदलता है। तो बीकर में। हाँ बोलो। हाँ, प्रेशर पे डिपेंड करता है, द्रवणांक भी क्वथनांक भी, दोनों चीज़ प्रेशर पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे नॉर्मली 9th क्लास के लिए याद रखना है कि टेम्परेचर कितना होता है। हम लोग जो धरती पे जो हम लोग नॉर्मल रहते हैं, जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे पानी का तापमान जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और द्रवणांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन कहीं पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रेशर अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो फिर ये चेंज हो सकता है द्रवणांक क्वथनांक पानी का। ठीक है। क्या बोल रहे हो? हाँ, प्रेशर कम रहता है तो 80 डिग्री, ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पे। हाँ, जमने पे भी होता है। जमने पे भी होता है, दोनों चीज़ में। ठीक है ना। हाँ। तो वही यहाँ पे चीज़ दे रहा है कि तापमान नहीं बदलता है, बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। तो कणों का परस्पर आकर्षण जो वशीभूत करके क्या करता है, यहाँ पे यही बात हो गया। समझ में आ गया ना? पढ़ेगा लोग समझ में आ जाएगा कि कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में ऊष्मा का प्रयोग होता है। समझ में आ गया?
मतलब कण का जो कणों के बीच में जो पारस्परिक आकर्षण बल है उसको अपने वश में कर लेता है। कौन? ऊष्मा। और उसको फिर उसको तोड़ के किस चीज़ में बदल देता है? पानी में बदल देता है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को पढ़ना लोग तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। वही चीज़ यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया है उसके लिए, और फिर वही चीज़ तुम लोग को बताएगा क्वथनांक के लिए भी, ठीक है ना। कि क्वथनांक में भी यही बोलता है कि जब हम जल को ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, अब जल को धीरे धीरे गर्म करेंगे तो कण तेज़ी से गति करने लगता है, जल का कण है उसका बढ़ने जाता है, और एक निश्चित तापमान पे पहुंचने के बाद कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे अपना बल तोड़ के हवा में उड़ना चालू कर देता है कि नहीं। और उस टेम्परेचर पे पानी का फिर टेम्परेचर फिक्स रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पे ऊर्जा ले लेके सब टूट के हवा में जाना चालू कर देता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो जल के लिए तापमान होता है 373 केल्विन, 100 डिग्री जोड़ देते हैं 273 में, ये चीज़ समझ में आना चाहिए हम लोग को, ठीक है। और क्या चीज़ है अपना, अब यहाँ पे ये हम लोग को पता है अवस्था कि ठोस से द्रव में जाते हैं ऊष्मा लगता है, फिर द्रव से गैस में जाते हैं फिर से ऊष्मा लगता है ना। तो मतलब हम लोग जैसे जैसे इधर जा रहे हैं हम लोग को ऊर्जा क्या करना पड़ रहा है? ऊर्जा देना पड़ रहा है। और इस जैसे जैसे इधर आ रहे हैं ऊर्जा हम लोग को देना नहीं पड़ रहा है, ऊर्जा मिलता है बाहर में। तो अगर गैस से द्रव में आ रहे हैं, द्रव से ठोस में जा रहे हैं, तो ये चक्र अपना चलते रहता है, ठीक है। पृथ्वी पर तो यही तो होता है, कभी ठंडा का मौसम आता है तो उस समय ये हो रहा है, फिर गर्मी का मौसम आता है फिर ये चीज़ का मौसम आता है। गर्मी के मौसम में वाष्पीकरण होता है, मतलब कि द्रव से ठोस बदलता है। ठंडा के मौसम में ठोस भी इसी बदल जाता है, मतलब द्रव भी ठोस में बदल जाता है। ये चीज़ अपना अलग अलग पृथ्वी पे अलग अलग जगह पे अलग अलग ये चीज़ क्या होते रहता है, होते रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ ऐसा पदार्थ रहता है जिसमें अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि ठोस को गर्म करने पे लिक्विड बनता ही बनता है, और लिक्विड को गर्म करने पे क्या बनता ही बनता है? वाष्प बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना लिक्विड बने ही ठोस डायरेक्ट किसमें बदल जाता है? गैस में। हाँ, ऐसा कुछ कुछ एग्जाम्पल होता है हम लोग के पास, ठीक है। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए ही ठोस से किस में चले जाते हैं? गैस में चले जाते हैं, ठीक है। और वापस वैसे उल्टा भी होता है। ये चीज़ शायद बोल रहा है यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और कपूर के साथ ऐसा होता है। कपूर यार होता है, क्या बोल रहे हो? कपूर वाला, रुको जरा, कपूर वाला हमको शायद कंफ्यूजन हो रहा है। और एक कुछ होता है जिसका नाम होता है, अभी आएगा ना तो पता चल जाएगा, ठीक है। जो डायरेक्ट उसमें चेंज कर जाता है, इसमें नाम दिया है कि नहीं कहीं पर? नाम में भी कहीं पर दिया हुआ क्रियाकलाप। थोड़ा सा कपूर और अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूड़ को चीनी की प्याली यानी कि चाइना डिश, ये नीचे में चाइना डिश रखा गया है, ठीक है ना। इसको बोला जाता है चाइना डिश, उसमें रख दें और कीप को उल्टा कर दें। इस कीप के सिरे पर एक रुई डाल देना है यहाँ पर। यही चीज़ है यहाँ पे, ठोस बना अमोनियम क्लोराइड, वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड, और रुई का टुकड़ा है। कपूर के साथ भी ऐसा ही होता है, दोनों चीज़ इसीलिए बोल रहा है यहाँ पे। अब धीरे धीरे कि द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। पूछता है और एग्जाम्पल दे देंगे अमोनियम क्लोराइड और कपूर का, ठीक है। हाँ हाँ, ठोस से डायरेक्ट गैस में, वही टेम्परेचर कम करेंगे तो डायरेक्ट उसमें आ जाएगा, ठोस से गैस में। ये एक साइकिल है, देखो ये एक साइकिल है। यहाँ पे देखो ये साइकिल, तुमको ये नहीं चलना है कि ये सीढ़ी है कि एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये गोल वाला सीढ़ी है, ऊपर से चढ़ के नीचे भी आ सकता है डायरेक्ट। ठोस से द्रव में जा सकता है, द्रव से गैस में जा सकता है, गैस से ठोस में जा सकता है, या फिर ठोस से गैस में जा सकता है, गैस से द्रव में जा सकता है, इससे इसमें जा सकता है। ये सारा चीज़ याद रखना है। द्रव से गैस में जाने को वाष्पीकरण, गैस से द्रव में आने को संघनन। ठोस से, हाँ गैस से ठोस में बदले, इसी चीज़ को लो, इसको जो जिसको गर्म कर रहे हैं यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड या इसको गर्म कर रहे हैं, तो डायरेक्ट गैस से किस में, ठोस से किस में जा रहा है? गैस में जा रहा है। ठंडा कर देंगे तो उससे सीधे इसमें आ जाएगा। हाँ, वाष्प सीधे इसमें आ जाएगा, ठोस में आ जाएगा।
नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा, उसमें लिक्विड बढ़ेगा ही नहीं, उसको उस पर जाने की जरूरत नहीं है। सीधे गैस को क्या करेंगे, ऊर्ध्वपातन करेंगे। दोनों ही चीज़ को ऊर्ध्वपातन ही बोला जाता है। ऊर्ध्वपातन करेंगे मतलब कि ये उल्टा वाला ऊर्ध्वपातन करेंगे तो किस में आ जाएंगे, डायरेक्ट ठोस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। हाँ बोलो। क्या? हाँ। हम्म। क्या चीज़, रुई कि कपूर, क्या बोल रहा है? अच्छा रुई। रुई तो जल जाता है, रुई तो शायद वाष्प में नहीं बदलेगा, वो तो जल जाता है, वहीं पर राख बन जाता है कि नहीं? उसका अपना प्रॉपर्टी है कि वो जलने पर राख बन जाता है। अब ऐसा नहीं करना है कि हम हर ठोस को जला के लिक्विड बनाएंगे, लकड़ी को जला के लिक्विड बनाएंगे, नहीं बनेगा, लकड़ी जल के राख हो जाएगा, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, हर चीज़ में नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ होता है। हम पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ का एग्जाम्पल लेकर के उस पर ट्राई कर रहे हैं। अब हर चीज़ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना? ये चीज़ को ध्यान देना है अपना। अब देखो यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले, तो ये तो तुम लोग को पता है, आसानी से बदल देगा। क्या करेगा, 273 घटा देगा। ये बताओ, यहाँ पे बताना जरूरी है कि निम्नलिखित तापमान पे जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है जल? भाप में रहेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे हाँ उबलने लगता है, लेकिन पानी में ही रहता है, वहाँ पे उबलना चालू कर देता है। ठीक है। हाँ 250 पे तो पूरा वाष्प रहेगा। अब ये बताओ, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, जब उसका अवस्था में परिवर्तन होता है उस समय तापमान स्थिर क्यों रहता है? अभी बताएं, इतना मेहनत करते हैं। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स हो गया था टेम्परेचर, उस समय हम लोग का बर्फ़ किस में बदल रहा था? पानी में। मतलब हाँ, तो क्या हो रहा था उस समय? तापमान, तापमान स्थिर क्यों रह रहा था? क्योंकि वो जो ऊष्मा था वो चीज़ उसको बदल रहा था, उसका अवस्था चेंज करने में प्रयोग होता है एनर्जी का, तापमान बढ़ाने में यूज ही नहीं होता है। हाँ, ऊर्जा ऊर्जा क्या करता है कि बर्फ़ को पानी में बदलता है, उस समय उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ऊर्जा का प्रयोग होता है अवस्था परिवर्तन करने के लिए, तब जाके पानी का टेम्परेचर फिर बढ़ना चालू करेगा। ये नहीं कि लगातार बढ़ते रहेगा। ये चीज़ देखना, बहुत लोग को ये चीज़ नहीं समझ में आता है। ठीक है ना? ये चीज़ को ध्यान से रखना लोग दिमाग में। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि जब वायुमंडलीय दाब 1 atm होता है, 1 यूनिट प्रेशर। यहाँ पे दिया गया है दाब का प्रभाव क्या क्या होता है। दाब का प्रभाव हम लोग जानते हैं कि अगर गैस पे दबाव डालते हैं तो लिक्विड में बदल जाता है कि नहीं? वही यहाँ पे दिखा रहा है कि सिलेंडर भरी गैस आपने देखा होगा कि संपीड़न करने पर क्या होगा, मतलब दबाव देने पर क्या होगा, धीरे धीरे लिक्विड में बदल जाएगा वो। इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना है कि इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, दो चीज़ से तय होता है, दाब और तापमान, कारण है दोनों। अब इसके बाद आ गया अपना वाष्पीकरण। वाष्पीकरण भी हम लोग को मालूम है कि पदार्थ को अवस्था बदलने के लिए सदैव ऊष्मा देना या दाब, बल देना आवश्यक है। बिना ऊष्मा और बल के, यानी कि दबाव के, पदार्थ का अवस्था नहीं बदलता है, ऐसे ही रह जाएगा। तो अब आप क्या आप अपने दैनिक जीवन में कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? एग्जाम्पल, वाष्पीकरण होता है बिना उस अवस्था में पहुंचे। जब जल को खुला छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। हाँ, पेट्रोल का भी हो जाता है तो उसका टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है ना? ये चीज़ होता है। तो देखो यहाँ पे क्या देखा है, कपड़े भी हम लोग का सूख जाता है, कपड़ा में से पानी वाष्पीकृत होकर भाप बन जाता है, बन जाता है ना? तो वो सब क्या होता है, उस चीज़ को यहाँ पे समझा रहा है। देखो, तो हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं, ये हम लोग को मालूम है। तो एक निश्चित तापमान पर गैस, ठोस और द्रव के कण भिन्न भिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है।
और द्रव के सतह पर स्थित कणों की कुछ अंशों में गतिज ऊर्जा अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के आकर्षण बल से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और क्वथनांक में कम तापमान पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने वाली इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखो क्या होता है यहाँ पे, इस चीज़ को समझो। हम लोग पढ़ें अभी क्वथनांक में पढ़ें कि क्वथनांक में तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है, पानी भाप में बदलता है, वाष्प में। लेकिन वाष्पीकरण में क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा फिर भी बदल जाता है। क्यों होता है, तो ये चीज़ को समझना है। हम लोग को मालूम है कि क्या रहता है कि गति जो कण है पानी का गति करते रहता है पूरा। तो पानी का जो ऊपरी कण है जो गति कर रहा है, धीरे धीरे गति करते 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 इधर उधर उन लोग के पास कभी ऐसा होता है कि उन लोग का कण के पास इतना ऊर्जा होता है कि अब उसको छोड़ के आगे चला जाता है, छोड़ के बाहर निकल जाता है। उसका आपस में जो बल है उसको छोड़, ऐसा नहीं है। एक चीज़ समझना लोग कि जितना सारा कण है दुनिया में सबको एक ही जैसा बरियार होता है कि सबके पास अलग, किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा बल होता है ना, कम ज़्यादा बल। तो उसी प्रकार से ये भी चीज़ है कि पानी में जितना सारा कण है सब कण के पास यूनिक एक ही बल नहीं रहता है, किसी के पास कम रहता है, किसी के पास ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो जिसके पास ज़्यादा रहता है वो धीरे धीरे जो सतह पे है पानी, जैसे कि पानी के सतह पे है, पानी के सतह पर वाष्पीकरण हमेशा सतह पर होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि नीचे होगा, सतह पर वाष्पीकरण होता है। तो जो सतह पर वाष्पीकरण हो रहा है, जिस जो जल है सतह वाला सबसे ऊपर, वो हवा के कांटेक्ट में है, एकदम हवा से टकरा रहा है। तो जैसे ही हवा का कण भी उसको क्या करेगा, ऊपर वाला कण को हवा मार देगा, उड़ जाएगा। कण छोटा छोटा तो होता है, कण हवा मार के उसको उड़ा देगा पानी के कण को। इसी सब चीज़ को वाष्पीकरण करते हैं। हवा मारेगा उसको उतना ऊर्जा मिल गया पानी के कण को कि अब उसको पानी को क्या कर सकता है, वो छोड़ सकता है। तो ये सब चीज़ को हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं। इसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जरूरी नहीं है, ये वाष्पीकरण ये करने के लिए, ठीक है ना। हाँ 80 डिग्री सेल्सियस से उससे कम पे भी, मतलब कि ये नॉर्मल हम लोग कपड़ा सुखाने के लिए वाष्पीकरण लगता है। देखता है लोग कि भरल भरल तालाब सूख जाता है, वहाँ पे नीचे से गर्म करते हैं क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर लाने के लिए, नहीं ना। अपना वहाँ पे तालाब है, पोखरा रहता है, सब का सब सूख जाता है, तो वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है क्या, नहीं होता है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो मर जाएंगे हम लोग। उतना ही डिग्री पे, उतना ही जितना है उतना पे ही सब सूख जाता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। और वाष्पीकरण में कपड़ा जल जाएगा, हम लोग जल जाएंगे। मतलब कि 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो पूरा हाई हाई गर्मी होने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है आदमी, उबलता है पानी, देखता है ना कैसे उबलता है। तो वहाँ पे मतलब कि कुछ नहीं हो सकता है, वहाँ पे पूरा चाम निकल के बाहर आ जाएगा शरीर का, पूरा जो चमड़ा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो उतना नहीं होता है। वाष्पीकरण के लिए उतना नहीं चाहिए। वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए, बस ऐसे ही किसी भी टेम्परेचर पे वाष्पीकरण धीरे धीरे क्या होता है, होते रहता है अपना। पानी रख देंगे उड़ जाएगा धीरे 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 धीरे, हवा मार के उड़ा दे रहा है। तो वाष्पीकरण का मतलब सिंपल सा इतना है, ऊपर जो है कण वो धीरे धीरे हवा की वजह से या इसी की वजह से क्या होते जाता है, या अपना आपस में टकरा के, अपने में कोई टकरा के बाहर नहीं चला जाता है, लड़ाई करके भाग जाता है लोग एक दूसरे से, है कि नहीं। तो वही काम रहता है इसका भी, कि पानी का कण आपस में टकराएगा, टकरा करेगा, चलो हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं, चला गया। ये चीज़ यहाँ पे रहता है वाष्पीकरण में। तो ये वाष्पीकरण समझ में आ गया हम लोग को कि क्यों ये चलता है, और वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाला कारण है, और ये शीतलता कैसे देता है वाष्पीकरण। ये दोनों चीज़ को अब हम लोग कल देखा जाएगा, ठीक है। आगे ये इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा हम लोग का। चलो हाँ, चलो ठीक है, थैंक यू, ठीक है। हेलो, सब हेलो अभी। हाँ इसी हम लोग क्या बोले।